नमस्कार साथियों। छायावाद के रिवीजन आधुनिक काल का जो हमारी रिवीजन श्रृंखला चल रही थी उसमें आज हम छायावाद के प्रमुख कवियों की बात करेंगे। यानी जो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और वीडियो आप लोग देखते हैं 400-500 जितने भी लोग देखते हैं उनको कुछ फ़ायदा होता है, इन वीडियो से उनका रिवीजन हो जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छायावाद के प्रमुख कवि यानी छायावाद के जो प्रवर्तक भी माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद हैं, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान काशी। प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सून ईसाऊ परिवार में हुआ था। अधिकांश विद्वानों द्वारा प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। प्रसाद को झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रसाद के काव्य में ऐतिहासिक विषयों के प्रयोग के कारण इन्हें पुरातन पंथी कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। झारखंडी कवि, पुरातन पंथी कवि, यानी इन्होंने ज़्यादातर ऐतिहासिक विषयों पर लेखन कार्य किया, इसके कारण इनको पुरातन पंथी के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रसाद प्रारंभ में कलाधर नाम से ब्रज भाषा में कविताएँ लिखा करते थे। आचार्य शुक्ल में नगेंद्र ने प्रसाद को मादकता व आनंद का कवि कहा है। प्रसाद ने 1909 ईस्वी में हिंदू नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, 1935 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी। ये रचना जयशंकर प्रसाद की अंतिम व सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कामायनी छायावाद की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस रचना को 15 सर्गों में विभाजित किया गया है। इसके सर्गों के नाम इस प्रकार से हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शोपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और अंतिम जो है वो इसका सर्ग है रहस्य। रहस्य नहीं, 14वां रहस्य और 15वां इसका आनंद सर्ग है। कामायनी के कुछ प्रतीक विधान हैं। कामायनी में किसका प्रतीक के रूप में किसको दर्शाया गया था? तो इसका नायक है मनु, वो मन का प्रतीक है। नायिका श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। सहनायिका ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। जो धवल वृषभ है बैल, वो धर्म का प्रतीक है। और कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी में आदि पुरुष मनु व जल पलावन की कथा का वर्णन किया गया है। कामायनी का मूल प्रेरणा स्रोत शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। कामायनी का आनंद सर्ग अंतिम व सर्वश्रेष्ठ सर्ग है। इसमें प्रसाद का आनंदवादी दार्शनिक दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। कामायनी की रचना का प्रमुख उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना था। कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता के कुछ अंश 1928 ईस्वी में सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, जिसके आधार पर इसकी रचना में लगा कुल समय 7 वर्ष माना जाता है। 1928 से इसका लेखन कार्य शुरू हुआ, 1935 में ये प्रकाशित हुई। कामायनी रचना के लिए प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। दिनकर ने लिखा है, इस विलक्षण कथा के संधान मात्र को मैं आदि या उससे अधिक कविता मानता हूँ। दिनकर ने कामायनी रचना के बारे में ये पंक्ति लिखी है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास या नए युग का काव्य कहा है। इनकी दूसरी रचना है महत्वपूर्ण प्रेम पथिक। ये रचना सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद की दूसरी रचना है प्रेम पथिक, लेकिन 1913 ईस्वी में इसका खड़ी बोली में रूपांतरण किया गया। यानी पहले ब्रज भाषा में लिखी गई 1905 में, लेकिन 1913 में खड़ी बोली में रूपांतरण कर दिया गया। श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी और प्रेम पथिक रचना की विषय वस्तु में समानता मिलती है, यानी इनकी विषय वस्तु एक जैसी सी है। तीसरी रचना है इनकी चित्राधार, 1909 ईस्वी। इस रचना में प्रसाद द्वारा 1906 से 1909 के मध्य रचित कविताओं का संग्रह किया गया है, जो ब्रज भाषा में है। इसके 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। प्रथम संस्करण में ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं की कविताएँ हैं, और द्वितीय संस्करण में ब्रज भाषा की कविताएँ हैं। अगली रचना है इनकी महत्वपूर्ण करुणालय, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये रचना हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम गीति नाट्य माना जाता है। अगली है कानन कुसुम, 1913 ईस्वी। इस रचना में प्रसाद द्वारा रचित 1909 से 1913 के मध्य की कविताओं का संग्रह किया गया है। ये रचना प्रसाद द्वारा रचित खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। कानन कुसुम खड़ी बोली में लिखी गई कविताओं का प्रथम संग्रह भी माना जाता है। ये रचनाएं इंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। महाराणा का महत्व, 1914 ईस्वी। इस रचना में महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। ये एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। अगली रचना है झरना,
1918 ईस्वी। ये रचना प्रसाद द्वारा रचित एक गीत संग्रह है। इस रचना को प्रथम छायावादी रचना माना जाता है। आंसू 1925 ईस्वी, दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी। इस रचना के द्वितीय संस्करण में प्रथम संस्करण से 64 पद अधिक हैं। ये एक स्मृति काव्य है आंसू। इसकी प्रथम पंक्ति है, अवकाश भला है किनको सुनने को करुण कथाएं। ये जो आंसू इनकी रचना है, इनकी प्रथम पंक्ति है ये। लहर अगली रचना 1933 ईस्वी। इस रचना में 1925 से 1933 के मध्य रचित कविताओं का संग्रह किया गया है। इन रचनाओं में प्रेम, प्रकृति, रहस्य, करुणा इत्यादि से संबंधित रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं, उर्वशी 1909 ईस्वी का चंपू काव्य, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, नीरव प्रेम 1909, कल्पना सुख 1909, विदाई 1909, विसर्जन 1909, अयोध्या का उद्धार 1909, शोकोच्छ्वास 1910 और बब्रुवाहन 1911 ईस्वी। अगले हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं छायावाद के सुमित्रानंदन पंत। जन्म 1900 ईस्वी, मृत्यु 1977। जन्म स्थान कौसानी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ था। मूल नाम था गोसाई दत्त पंत। पंत को रावणार्य अनुज यानी रावण प्लस अरि प्लस अनुज कहा जाता है। रावण के जो दुश्मन थे राम, उनके अनुज यानी लक्ष्मण। प्रमुख रचनाएं छायावादी रचनाएं हैं इनकी। इन्होंने अलग अलग रचनाएं लिखी, तो प्रमुख छायावादी रचनाएं तो इनकी ये हैं, उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। ये इनकी 5 रचनाएं हैं। इनका मैंने ऐसे सूत्र सा बना रखा था, उग्र विपंगु, उ से उच्छ्वास, ग्रह से ग्रंथि, वी से वीणा, पै से पल्लव और गु से गुंजन। ऐसे मैंने सूत्र बना के इनको याद कर रखा था। तो उच्छ्वास, ग्रंथि, ये इनकी 5 छायावादी रचनाएं हैं पंत जी की। अगली इनकी रचनाएं हैं प्रगतिवादी रचनाएं, जो युगांत 1936, युगवाणी, ग्राम्य, ये 3 रचनाएं इनकी प्रगतिवाद से प्रभावित रचनाएं हैं। अगली है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, सवर्ण धुली, सवर्ण किरण, युगांतर और युगपथ। उसके बाद इनकी कुछ नव मानवतावादी रचनाएं हैं, रजत शिखर, अतिमा, लोकाय, वापी, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964, पतझर, अभिषेकिता, समाधिता, शशि की तरी। ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पंत की प्रथम कविता 1916 ईस्वी में गिरजे का घंटा नाम से प्रकाशित हुई थी। पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर 1948 ईस्वी में खादी के फूल नामक कविता लिखी थी। पंत द्वारा रचित पल्लव रचना की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए प्राप्त हुआ था। पंत को कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पंत को लोकायतन रचना के लिए सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये इनको मिले हुए पुरस्कार हैं। पंत जी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी प्रदान किया गया था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है, यानी प्रवर्तक नहीं माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखती हूँ आपको पीछे वाला याद है क्या। लेकिन प्रतिनिधि कवि शुक्ल ने पंत को माना है छायावाद का। पंत को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। सुंदर प्रकृति चित्रण के कारण पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत का सर्वप्रिय छंद रोला माना जाता है। पंत ने 1938 ईस्वी में रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी साहित्य में मूर्त पदार्थों के लिए अमूर्त उपमानों की परंपरा डालने वाले प्रथम कवि पंत ही माने जाते हैं। मधुज्वाल पंत की अनुदित रचना है। इस रचना में उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद किया गया है। पंत ने IIT संस्थान रुड़की के प्रमुख लोकगीत जयती विद्या संस्थान का संपादन किया था। पंत की लोकायतन रचना इनके द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्यात्मक रचना में गांधी जी के जीवन का वर्णन किया गया है। इस रचना को 2 खंडों में एवं 7 द्वारों में विभाजित किया गया था। प्रथम खंड का नाम था बाह्य प्रवेश और द्वितीय खंड का नाम था अंतश्चैतन्य। इनकी युगांत रचना कालक्रम की दृष्टि से छायावादी रचना है। इस रचना में छायावाद के अंत और प्रगतिवाद के उदय की घोषणा की गई है। इनकी युगवाणी रचना में प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा है। पंत की कुछ पंक्तियां हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल से कैसे उलझादू लोचन। इनकी वीणा जो रचना है उसकी पंक्ति है। तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार लग गई मधु के वन में ज्वाल। ये गुंजन जो इनकी रचना है उसकी पंक्ति है। हमें भाषा की नहीं राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, ये भी पंक्ति पंत की है। अगले हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म 1896 ईस्वी माना जाता है, मृत्यु 1961 ईस्वी। जन्म स्थान महिषादल, बंगाल। इनका मूल नाम सूर्य कुमार था। प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं इनकी अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। इसका भी मैंने अपगीतु नाम से छोटा सा सूत्र बना रखा है प्रमुख छायावादी 4 रचनाओं का, अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास। इनकी अन्य रचनाएं हैं सरोज स्मृति, जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो हिंदी का पहला लोक शोक गीत भी माना जाता है, 1935 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा 1936, अणिमा, नए पत्ते, बेला, कुकरमुता, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, चतुरी चमार, रानी और कानी, राग विराग, गरम पकौड़ी और स्फटिक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास इनके द्वारा रचित श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रचना मानी जाती है, जिसमें तुलसीदास के जीवन का वर्णन किया गया है, इसलिए ही तुलसीदास को निराला का प्रिय कवि भी माना जाता है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में रचित निराला की लंबी कविता मानी जाती है। ये कविता निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की मृत्यु के उपरांत करुण स्मृति में लिखी थी। ये रचना सर्वप्रसिद्ध शोक गीत मानी जाती है। इस रचना में वात्सल्य और करुण रसों का सुंदर समन्वय किया गया है। राम की शक्ति पूजा 1936 ये निराला की लघु प्रबंधात्मक रचना है। ये रचना शक्ति काव्य यानी अनाहत जिजीविषा का या राष्ट्र चेतना काव्य से संबंधित है। ये रचना राग विराग संग्रह में सम्मिलित है। राम की शक्ति पूजा ये रचना कृतवासी रामायण, बंगला रामायण पर आधारित है। इनकी जो राम की शक्ति पूजा रचना है वो इनकी कृतवासी रामायण, बांग्ला रामायण जो है उस पर आधारित है। कुकरमुता, इस रचना में पूंजीपतियों का विरोध किया गया है। इस रचना में अंग्रेजी व उर्दू के शब्दों की बहुलता है। निराला ने हिंदी और बंगला भाषा का एक तुलनात्मक व्याकरण लिखा था, जो 1916 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। निराला को छायावाद का रुद्र या महेश कहा जाता है। निराला को महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम गंगा प्रसाद पांडेय ने महाप्राण निराला नामक लेख लिखकर निराला को ये नाम दिया था। निराला छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। तीनों युगों के ये पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने मुक्त छंद में रचनाएं लिखनी प्रारंभ की थी। मुक्त छंद को केचुआ छंद या रबड़ छंद के नाम से भी जाना जाता है। निराला ने मतवाला और समन्वय नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। इनके मतवाला पत्र का मुख्य पृष्ठ पर लिखा वाक्य था, अमीय गरल शशि शिखर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। निराला द्वारा रचित जूही की गली 1916 ईस्वी को इनकी प्रथम कविता माना जाता है, जिसमें निराला ने रोमांस की अभिव्यक्ति की है, यानी स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति की है। रामविलास शर्मा ने निराला द्वारा 1920 ईस्वी में रचित भारत माता की वंदना नामक कविता को निराला की प्रथम कविता स्वीकार किया है। रामविलास शर्मा ने निराला को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा है। रामविलास शर्मा ने इनको ये ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा है। हिंदी साहित्य में निराला का जीवन सर्वाधिक दुख एवं अभावग्रस्त माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा फक्कड़ कवि देखने को नहीं मिलता। ये लाइनें महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्ल जी की लाइनें तो हम याद कर लेते हैं, शुक्ल जी की तो करनी ही करनी है, लेकिन महत्वपूर्ण कवियों के बारे में और भी जो लाइन है, जैसे रामविलास शर्मा की पंक्ति है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है, ये भी आपको याद रखनी है। निराला अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला की रचना में बुद्धि तत्वों की प्रधानता स्वीकार की है। भावों की भिड़ंत ये एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेख है, जो बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा संपादित प्रभा पत्रिका में छपा था। इस लेख में सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल हैं। अगली हमारी कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभों में से, प्रमुख 4 स्तंभों में से जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, यूपी। जन्म सन 1907 ईस्वी में, मृत्यु 1927 में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी छायावादी निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत और यामा। इन चारों कविताओं को उन्होंने यामा में संकलित कर दिया था 1940 में। निहार 30 में, रश्मि 32 में, नीरजा 35 में और सांदे गीत 36 में। ये मैंने निर्णय सहाया इसका ऐसे सूत्र बना रखा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं दीपशिखा 1942, सतपन्ना 1960, प्रथम आयाम। महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति या दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। अलौकिक विरह की प्रधानता के कारण इनको वेदना की कवयित्री एवं आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी यामा रचना 1940 में संकलित की गई, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत रचनाओं का संग्रह है। इस रचना के लिए 1982 या फिर 83 में मिला था, 82 का था शायद में, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी को नीरजा रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला था। महादेवी ने साहित्यकारों की सहायता हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की थी। महादेवी ने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था।
महादेवी की सप्तपर्णा रचना में वैदिक साहित्य की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। निराला ने महादेवी को साहित्य के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। ये पंक्ति आपको याद रखनी है। महादेवी मात्र 7 वर्ष की आयु में लेखन करने लगी थी। इन्होंने लगभग 236 कविताएं या गीत लिखे हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं। महादेवी को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है और पद्म विभूषण इनको मृत्यु पर्यंत मिला था। विशेष है इनके बारे में, महादेवी एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है हिंदी में जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। आचार्य शुक्ल ने कहा है, रहस्यवाद की प्रधानता महादेवी की कविताओं में अधिक देखने को मिलती है, जबकि प्रसाद पंत निराला की कविताओं में पद्धति विशेष की प्रधानता। ये पंक्ति महादेवी जी के बारे में शुक्ल की है, तो आपको याद रखनी है कि रहस्यवाद की प्रधानता शुक्ल के अनुसार छायावाद के किस कवि में देखने को मिलती है, तो महादेवी में। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में केवल महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। ये अब छायावाद की कुछ अन्य धाराएं हैं, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। छायावाद के साथ साथ जो कुछ और अन्य धाराएं चल रही थी, व्यक्ति चेतना प्रदान या आलावाद, ये सारी की सारी रचनाएं हम अगले वीडियो में देखेंगे साथियों। वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए हम आज इतना ही इसमें करेंगे और आप सभी ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए साथियों। रीट का पेपर भी हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह अपना ध्यान एकाग्र करना है अपनी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पर। फर्स्ट ग्रेड का जो आपका पेपर है जून में, उसमें सिर्फ 4 महीने भी अब बचे नहीं हैं, तो 4 महीने में आपको 2 से 3 बार अपने सिलेबस को बहुत अच्छी प्रकार से एक प्रकार से घोट कर पी जाना है आपको साथियों। इतनी अच्छी प्रकार से अपने सिलेबस को करना है कि आप अंतिम रूप से आपका PDF में चयन सूची में आपका नाम आ जाए साथियों। भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी को सफलता ज़रूर दे भगवान। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।